नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा उस कफ सिरप के बारे में जो बच्चों के लिए जहर बन गया है। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं सर्दी जुकाम की उस साधारण सी दवाई के बारे में जो मौत का कहर बन गई है। कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से अब तक मध्य प्रदेश और राजस्थान में 18 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है। आज भी एक बच्ची ने दम तोड़ा। मामला इतना गंभीर है कि केंद्र सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि मौसम में बदलाव के कारण अगर बच्चों को सर्दी जुकाम होता है तो कफ सिरप न दें, क्योंकि खांसी जुकाम कोई बीमारी नहीं है, 1-2 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। सरकार का कहना है कि फिर भी अगर जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर कफ सिरप न दिया जाए। पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर पाबंदी लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप बनाने वाली कंपनी को सील कर दिया है। हैरानी की बात है कि गुजरात की 2 कंपनियों के कफ सिरप में भी भारी गड़बड़ी मिली है। कोल्ड्रिफ कफ सिरप में तो 39 तरह की गंभीर खामियां पाई गई हैं। इसकी जांच रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास है। इस रिपोर्ट को पढ़कर साफ लगा कि कंपनी दवा नहीं, जहर बना रही थी, जिसको पीकर मौत निश्चित थी। इस जांच रिपोर्ट में क्या क्या सामने आया मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस रिपोर्ट की डिटेल सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन पहले यह समझ लेते हैं कि कफ सिरप जहर कैसे बना, किन किन कंपनियों के दवाओं में मिलावट पाई गई और सरकार ने अब तक इन पर क्या एक्शन लिया। कोल्ड्रिफ सिरप पीने से जिन 18 बच्चों की मौत हुई, उन सभी बच्चों की किडनी फेल हो गई। तमाम कोशिशों के बाद भी बच्चों को बचाया नहीं जा सका। 2 बच्चों की मौत तो आज ही हुई है। आज भी मध्य प्रदेश के कई बच्चे नागपुर के हॉस्पिटल में हैं। अभी तक इस दवा का कहर मध्य प्रदेश और राजस्थान में ज़्यादा दिखा है, लेकिन इसके बाद कई राज्यों ने कोल्ड्रिफ सिरप के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है, क्योंकि जांच में जो पता चला वो वाकई में डराने वाला है। कोल्ड्रिफ सिरप श्री सेन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स नाम की कंपनी बनाती है। इस दवा का प्रोडक्शन तमिलनाडु के कांचीपुरम में होता है। इस यूनिट की जांच करने जो टीम पहुंची, उसने फैक्ट्री का हाल देखा तो अफसर भी सख्ते में आ गए, हैरान रह गए। कंपनी में दवा बनाने के किसी भी नियम कायदे का पालन नहीं हो रहा था। केमिकल्स के ड्रम्स खुले में पड़े थे, कोई टेस्टिंग लैब नहीं थी, क्वालिटी कंट्रोल का कोई सिस्टम नहीं। कफ सिरप से 18 बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार हरकत में आई है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राज्यों के हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग की और निर्देश दिया कि दवाओं से जुड़े नियमों का पालन कड़ाई से किया जाए, दवाओं की सैंपलिंग का सिस्टम और सुधारा जाए, और जो दवाएं टेस्ट में फेल होती हैं उनके मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। पंजाब और महाराष्ट्र की सरकारों ने भी कोल्ड्रिफ कफ सिरप को अपने यहाँ बैन कर दिया है। यूपी सरकार ने भी इस सिरप पर बैन लगा दिया है। अब ड्रग कंट्रोल्स की टीमें जगह जगह छापेमारी करके दवाओं के स्टॉक के सैंपल्स ले रही हैं। केंद्र सरकार ने कहा, आमतौर पर खांसी जुकाम में कफ सिरप लेने की ज़रूरत ही नहीं होती, ये 2-3 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाता है, और अगर खांसी ज़्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह पर ही कफ सिरप लोग लें। अब बात करते हैं बंगाल की सियासत में फैले नफरत के जहर की। दार्जिलिंग में भीड़ के हमले का शिकार हुए बीजेपी के सांसद खागेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष अभी भी हॉस्पिटल में हैं। बीजेपी खागेन मुर्मू और शंकर घोष पर हुए हमले के लिए ममता बनर्जी को घेर रही है। बीजेपी का इल्जाम है कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने बाढ़ पीड़ितों की मदद करने पहुंचे खागेन मुर्मू पर जानलेवा अटैक किया। लेकिन आज ममता बनर्जी अचानक सिलीगुड़ी के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती खागेन मुर्मू से मिलने पहुंच गई। गौर करने वाली बात है कि ममता खागेन मुर्मू से तो मिली, उनका हालचाल पूछा, उनके बारे में डॉक्टर से जानकारी हासिल की, मुर्मू की रिपोर्ट देखी, उनके जल्दी ठीक होने की कामना भी की। लेकिन उसी हॉस्पिटल में भर्ती शंकर घोष से उन्होंने मुलाकात नहीं की। खागेन मुर्मू आईसीयू में भर्ती हैं, उन्हें गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन हॉस्पिटल से बाहर निकलकर ममता ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, मुर्मू डायबिटिक हैं
और डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए मामूली चोटें भी गंभीर हो जाती हैं, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। आज केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी दार्जिलिंग के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर थे। रिजिजू भी खागेन मुर्मू और शंकर घोष से मिले। रिजिजू ने बताया कि खागेन मुर्मू पर हुए हमले के मामले में लोकसभा स्पीकर ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस भेजा है, जांच करके पूरे मामले की जानकारी देने को कहा है। रिजिजू ने कहा कि वैसे तो बंगाल में कानून व्यवस्था का हाल किसी से छुपा नहीं है, सांसद और विधायक भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन वो फिलहाल इस मामले में कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि लोकसभा स्पीकर ने बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट आने के बाद स्पीकर खुद एक्शन लेंगे। अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की। बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ महागठबंधन और एनडीए दोनों अलायंसेज में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान तेज हो गई है। महागठबंधन में विवाद ज़्यादा है क्योंकि सहयोगी दलों की संख्या ज़्यादा है और हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहता है। पता ये लगा कि तेजस्वी यादव ने कांग्रेस और लेफ्ट को साफ साफ बता दिया कि इस बार आरजेडी 243 सीटों में से कम 125 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूँ सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में जो टेंशन चल रही है उसके बारे में। चिराग पासवान के रुख पर अभी सस्पेंस है। चिराग पासवान इस बार 35 से 40 सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 20 सीटें देने को तैयार है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आज लालू प्रसाद यादव का पहला रिएक्शन आया। लालू ने ट्विटर पर लिखा कि 6 और 11 एनडीए 9-2-11। बिहार में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। लालू के लिखने का अर्थ यह लगाया गया कि 6 और 11 को जो वोटिंग होगी उसके बाद एनडीए को बिहार की सत्ता से 9-2-11 होना होगा, यानी भागना होगा। आज केरल से हैरान करने वाली खबर आई। केरल के विश्व प्रसिद्ध सबरीमला मंदिर के दरवाजों पर चढ़ा 4.5 किलो सोना गायब हो गया। सबरीमला के अयप्पा मंदिर के द्वारपालकों की गोल्ड प्लेटेड मूर्तियों को फिर से सोने की पॉलिशिंग के नाम पर चेन्नई भेजा गया, लेकिन मूर्तियों में लगा सोना चुराकर तांबे की प्लेटिंग कर दी गई। ये मामला तब सामने आया जब केरल हाईकोर्ट ने सबरीमला की संपत्तियों का सही ब्यौरा जमा करने का आदेश दिया। रिटायर्ड जस्टिस केटी शंकरन की निगरानी में सबरीमला मंदिर की सभी संपत्तियों का वजन किया गया तो द्वारपालकों की मूर्ति का वजन 4.5 किलो कम निकला। मराठवाड़ा में बारिश और बाढ़ से जिन किसानों की फसल खराब हुई है उनके लिए आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सरकार का खजाना खोल दिया। फडणवीस ने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 32,000 करोड़ रुपए के अब तक के सबसे बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया। फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र में 63 लाख हेक्टेयर में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं, लेकिन सरकार किसानों के नुकसान की पूरी भरपाई करेगी। चलते चलते आपको मौसम की बात बता दूं, अक्टूबर का पहला हफ्ता बीत चुका है, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली एनसीआर में आज लगातार दूसरे दिन जबरदस्त बारिश हुई। इसके कारण टेम्परेचर अचानक 10 डिग्री तक गिर गया। दिल्ली एनसीआर में अचानक सर्दी ने दस्तक दे दी। आज दोपहर में ही बादलों ने अंधेरा कर दिया। शाम को तेज बारिश हुई और इसका असर ट्रैफिक पर दिखा। वाटर लॉगिंग की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में इस वक्त भी लंबा जाम लगा है और यही हाल गुरुग्राम, गाजियाबाद और नोएडा जैसे आसपास के इलाकों का भी है। और आखिर में एक नज़र कल की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी कल नवी मुंबई एयरपोर्ट और मुंबई मेट्रो के आखिरी फेज का उद्घाटन करेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर के साथ मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल होंगे। कल वायुसेना दिवस है। हिंडन एयरबेस पर होने वाली परेड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हिस्सा लेंगे। अखिलेश यादव कल रामपुर जाकर आजम खान से मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या में बृहस्पति कुंड का उद्घाटन करेंगे।